तो प्यार है किसी और का पार्ट 3। पल्लवी लॉकर की ओर देख रही, जैसे उसकी खामोशी में कोई जवाब छिपा हो। रणवीर का गुस्सा, उसकी तकलीफ और उस तस्वीर को छूने भर से उसका रिएक्शन, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अतीत था जिसे वह किसी से भी छुपाकर रखना चाहता था। रणवीर तेज कदमों से घर से बाहर निकल चुका था, लेकिन पल्लवी को लगा जैसे उसकी मौजूदगी अभी भी कमरे में थी। उसकी सांसों की हलचल, उसके गुस्से की तपिश और उसकी आंखों में छिपी नमी, सब कुछ अभी भी हवा में तैर रहा था। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे लॉकर की ओर बढ़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी उंगलियां लॉकर पर रखी, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानती थी कि यह रणवीर के विश्वास के खिलाफ होगा, लेकिन यह भी सच था कि यह तस्वीर उसकी बेचैनी को बेतहाशा बढ़ा रही थी। दूसरी ओर रणवीर अपनी कार में बैठा स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए डैशबोर्ड खोला और अंदर से एक पुराना ब्रेसलेट निकाला। हल्की रोशनी में उसकी उंगलियां उस ब्रेसलेट पर फिरने लगी थीं, जैसे कोई खोई हुई धड़कन को फिर से महसूस कर रहा हो। ये वही ब्रेसलेट था जिसे उसने बरसों पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था, या शायद वो कहें जो कभी उसकी कलाई पर खिलखिलाता था। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी, फिर उसी तेजी से गायब भी हो गई थी। यादें एक पुरानी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगीं। रणवीर, ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने पहली बार इसे पहना था। मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी रणवीर। पर वक्त ने जैसे उसकी बातों को झूठा साबित कर दिया था। आज वो ब्रेसलेट उसकी कलाई में नहीं, रणवीर की मुट्ठी में था। एक ठंडी हवा कार के अंदर घुल गई थी और उसके साथ कई अधूरे सवाल भी। अगर मैं उसे रोक लेता तो क्या सब अलग होता? उसकी उंगलियां धीरे से मुट्ठी में बदल गई थी और ब्रेसलेट कसकर उसकी हथेली में दब गया था। उसने झटके से अपनी आंखें बंद की, मानो उन यादों को वहीं रोक देना चाहता हो। पर कुछ यादें इंसान के वजूद में बस जाती हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे। आखिरकार उसने एक गहरी सांस भरी और ब्रेसलेट को वापस डैशबोर्ड में रख दिया था। शायद कुछ चीजें लौटकर नहीं आती। पल्लवी के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर कोई चीज इतनी तकलीफ देती है तो उसे संभाल कर क्यों रखते हो? उसने झुंझलाकर एक लंबी सांस ली और कार स्टार्ट कर दी थी। उसे एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में कोर्ट टाइम पर पहुंचना था। इसी बीच पल्लवी वह लॉकर से ध्यान हटाकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी थी। अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक पुराने पर्स पर पड़ी। उसने अनजाने में उसे उठाया और खोल कर देखा। उसमें कुछ पुराने बिल्स, एक चाबी और एक मुड़ा तोड़ा कागज था। पल्लवी ने कागज खोला। उसमें कुछ धुंधले से अक्षर थे, मानो किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे नफरत करते हो, लेकिन सच को नजरअंदाज मत करो। मैं तुम्हें फिर वहीं मिलूंगी जहाँ हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। पल्लवी का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा था। ये किसने लिखा होगा और इसका रणवीर से क्या कनेक्शन? क्या रणवीर किसी से प्यार करते थे? वह खुद से बुदबुदाई। पल्लवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ में वह कागज अभी भी था जिस पर किसी ने रणवीर के लिए वो अहम बात लिखी थी। उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी और तभी दरवाजे के बाहर किसी के हील्स की आवाज गूंजने लगी। उसने जल्दी से कागज मोड़ा और पर्स में वापस रख दिया। अरे पल्लवी, क्या कर रही हो इतनी तल्लीनता से? वह जानी पहचानी मगर तंज भरी आवाज थी। पल्लवी ने सिर घुमाया तो दरवाजे पर पवित्रा, उसकी जेठानी, खड़ी हुई थी। उन्होंने हमेशा की तरह महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चालाकी झलक रही थी। पल्लवी तुरंत सतर्क हो गई थी। पवित्रा हमेशा उसकी छोटी उम्र और उसकी गरीबियों को लेकर तंज कसने से नहीं चूकती थी। कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही, पल्लवी ने संभलते हुए कहा। पवित्रा ने कमरे में एक नजर घुमाई और फिर नजरें लॉकर पर टिका दी थी। उसकी भूरी आंखें हल्की शक से भर गई थी। ओह, तो तुम यहाँ अकेली हो? रणवीर भी नहीं है? वैसे मैं सोच रही थी कि एक गरीब घर की लड़की को इतनी शानो शौकत की आदत तो पड़ गई होगी, लेकिन तुम तो और भी दिलचस्प चीजों में उलझी हुई लग रही हो। पल्लवी को पवित्रा की बातों की आदत थी, लेकिन आज उसके ताने सुनकर भी उसका ध्यान तस्वीर और उस कागज में उलझा हुआ था। पवित्रा ने उसकी झिझक भांप ली और आगे बढ़कर लॉकर पर उंगलियां फिराते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस तस्वीर के बारे में जानना चाहती हो जो रणवीर इस लॉकर में छुपा कर रखता है? पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी। आपको उस तस्वीर के बारे में कैसे पता? पवित्रा हल्के से हंसी, जैसे उसे पल्लवी की नासमझी पर दया आ रही हो। अरे छोटी, मैं इस घर में तुमसे पहले आई हूँ। मुझे वो सब बातें पहले से ही पता है जिनके जवाब तुम अब ढूंढ रही हो। पर हाँ, कुछ सच्चाइयाँ जानने के लिए काबिलियत चाहिए और कुछ के लिए ओहदा, और तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है। पल्लवी की यह तंज साफ सुनाई दे गया था। वह जानती थी कि पवित्रा उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं देगी। अगर आपको सब पता है तो बताइए, वह तस्वीर किसकी थी? पल्लवी ने सीधे उनसे सवाल किया। पवित्रा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में तीखापन था। इतनी जल्दी सब कुछ जानने के लिए बहुत नासमझ हो तुम पल्लवी, लेकिन हाँ, इतना इशारा जरूर दूंगी। वो तस्वीर किसी ऐसी की थी जिसने रणवीर को इतना बदल दिया कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और अगर तुम ज्यादा खोदने की कोशिश करोगी तो शायद तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़े। पवित्रा की बातें सुनकर पल्लवी सिहर गई थी। उसकी उंगलियां अनजाने में कस गई थी। कौन थी वो लड़की? पल्लवी ने धीरे से पूछा। पवित्रा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और एक जहरीली मुस्कान के साथ फुसफुसाई, जिस दिन इस घर में तुम्हारी सच्ची जगह तुम्हें समझ आ जाएगी, उस दिन शायद मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी पल्लवी। और इतना कहकर वे अपनी एड़ी घुमाते हुए बाहर निकल गई थी। पल्लवी वहीं खड़ी रह गई थी। उसके दिल में अब और भी ज्यादा सवाल उठने लगे थे। रणवीर की जिंदगी में ऐसा कौन था जिससे वह इतनी नफरत करता था और फिर भी उसकी तस्वीर संभाल कर रखता था? और पवित्रा भाभी ये सब क्यों छुपा रही थी? पल्लवी अभी भी पवित्रा की बातों में उलझी हुई थी। पवित्रा का तंज भरा रवैया और वह रहस्यमयी तस्वीर, ये सब उसे बेचैन कर रहा था। वह ये सोच ही रही थी कि अब आगे क्या करे। तभी मेन गेट पर जोरदार आवाज गूंजी। भारी सैंडल की खटखट, कड़े
हाथों में कंगनों की खनक और एक गर्जना जैसी आवाज। अरे कोई है इस घर में? पल्लवी चौकन्नी हो गई थी। उसने सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ एक प्रभावशाली महिला अंदर कदम रख चुकी थी। वह गहरे मखमली रंग की साड़ी, माथे पर लाल बड़ी बिंदी और नाक पर रुआबदार नथ पहने हुए थी। उनके चेहरे पर एक अहंकारी मगर गरिमामयी भाव था। उनकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी, कोई भी उनकी नजर से बच नहीं सकता था। बुआ जी, पवित्रा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और मुस्कुराकर बोली, इतने सालों बाद घर में कदम रखा है आपने, और वह भी बिना किसी खबर के। वसुंधरा देवी रणवीर की बुआ, जो परिवार के खानदानी रिवाजों और ऊंच नीच की परंपराओं पर गर्व करती थी। वह सख्त मिजाज की महिला थी, जिनके सामने घर के किसी भी सदस्य की हिम्मत नहीं होती थी कि बिना सोचे समझे कुछ कह सके। वसुंधरा जी ने अपनी पैनी नजरों से पूरे हॉल का मुआयना किया, फिर उनकी आंखें पल्लवी पर टिकी। ये लड़की कौन है? उनकी आवाज तल्ख थी। पल्लवी ने अचकाचाकर सिर झुका लिया था, लेकिन पवित्रा ने एक हल्की मुस्कान दबाते हुए जवाब दिया, बुआ जी, ये पल्लवी है, रणवीर की पत्नी। क्या? वसुंधरा जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। रणवीर ने शादी कर ली और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। हवा तक ठहरी हुई सी लग रही थी, जैसे सब कुछ अचानक थम सा गया हो। पवित्रा ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, अब आपसे क्या छुपाना बुआ जी, इस शादी का किसी को पता होता तो ना आपको बताते। उसके शब्दों में हल्की चुभन थी, जैसे बात सीधी कहने के साथ साथ तंज भी छुपा हो। वसुंधरा जी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई थी, माथे की सिलवटें और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने कमरे में खड़े होकर हर शख्स पर पैनी नजर घुमाई, जैसे हर किसी के चेहरे पर लिखे रात को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कमरे में सन्नाटा छा गया था। पल्लवी ने सहमे हुए रणवीर की बुआ की ओर देखा। उनकी आंखों में उसके लिए नाराजगी और अपमान साफ झलक रहा था। ये कैसी बेहुदा बात है? वसुंधरा जी की आवाज में गुस्सा था। मेरे खानदान में ऐसे बिना पूछे बताए, चोरी छिपे शादी करने की परंपरा कब से शुरू हो गई? वह आगे बढ़ी और पल्लवी को सिर से पैर तक घूरा। उनकी नजरों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। पल्लवी ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पैर हल्के से पीछे हट गए थे, लेकिन वसुंधरा जी के गहरे सुराख करती निगाहों ने उसे जगह से हिलने तक नहीं दिया था। कहाँ की रहने वाली है तू? पल्लवी ने धीमी आवाज में कहा। जी मैं। लेकिन वसुंधरा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। छोड़, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे तेरी बोली और पहनावे से ही सब समझ आ रहा है। उन्होंने पल्लवी के सादे कपड़ों और सिंपल गहनों को देखा और होठों को चटकाते हुए कहा, मगर हमारे खानदान में ऐसे गरीब घर की लड़कियों को बहू बनाने की परंपरा कब से शुरू हो गई पवित्रा? क्या ये शादी इतनी बेइज्जती वाली थी कि मुझे तक बताने की जरूरत नहीं समझी? उनकी आवाज में सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि अपमान भी घुल चुका था। पवित्रा ने होठ नीचे, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वसुंधरा जी ने पल्लवी के सादे गहनों और रंग की साड़ी को देखा और होठ चटकाते हुए कहा, तो बात साफ है। कमरे में खड़ी नौकरानियां भी अपनी सांसें रोके हुए खड़ी थी। एक अनजान गरीब घर की लड़की, जिसकी कोई औकात तक नहीं, उसे हमारे खानदान की बहू बना दिया गया, बिना किसी पूछताछ, बिना किसी मान मर्यादा के। वाह! पल्लवी की मुट्ठियां हल्की सी भिज गई थी, लेकिन उसने सिर झुका लिया था। बुआ जी, पवित्रा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा जी ने हाथ उठा दिया था। खबरदार, जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। और तू, उन्होंने पल्लवी की ओर इशारा किया, तू चुप क्यों खड़ी है? या तुझे पहले से ही सिखाया गया है कि जब तक कोई ना बोले तब तक जुबान मत खोलना? पल्लवी ने हल्के से अपने होठ खोले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला था। इतनी हिम्मत कैसे हुई रणवीर की? उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं सोचा कि इस खानदान की इज्जत का क्या होगा। पल्लवी के चेहरे पर एक हल्का अपमानजनक भाव आ गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। रणवीर जैसा लड़का, जो खानदानी रिवाज और अपने स्टेटस का इतना ख्याल रखता था, उसने एक आम लड़की से शादी करने का फैसला कैसे ले लिया? वसुंधरा जी ने शक भरे लहजे में पूछा। पल्लवी को महसूस हुआ कि ये सवाल सिर्फ शादी को लेकर नहीं था, बल्कि रणवीर के अचानक लिए गए फैसले के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश थी। पवित्रा जी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, बुआ जी, ये सवाल तो रणवीर से पूछना ही पड़ेगा। आखिर उसने ऐसा कौन सा तूफान देख लिया था जो बिना सोचे समझे शादी कर ली? तभी हवेली के भारी दरवाजे खुलने की आवाज आई और कदमों की आहट के साथ शकुंतला जी हॉल में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हवेली की बड़ी बहू होने का गौरव तो था, लेकिन साथ ही बेचैनी और डर भी झलक रहा था। अरे दीदी, आप कब आई? उनकी आवाज में गहरा संकोच था। पीछे पीछे उनका सबसे छोटा बेटा सिद्धार्थ, जो पल्लवी का देवर था, वह भी हॉल में आ गया था। उसकी हमेशा की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी, लेकिन आंखों में हल्की चंचलता साफ झलक रही थी। हाय री किस्मत, बुआ जी आ गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। सिद्धार्थ ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, मानो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वसुंधरा देवी का ध्यान अब पूरी तरह शकुंतला जी पर था। शकुंतला, तुम्हारे रहते हुए इस हवेली में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और तुम्हें खबर तक नहीं हुई? उनकी आवाज में गंभीरता और नाराजगी थी। शकुंतला जी ने घबराकर पल्लवी की ओर देखा, जो भी सिर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। दीदी, मैं खुद। वह कुछ कहने ही वाली थी कि वसुंधरा देवी ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया था। रणवीर जैसा लड़का, जिसे इस खानदान की परंपराएं और प्रतिष्ठाएं सबसे ऊपर रखनी चाहिए थी, उसने बिना परिवार की रजामंदी के शादी कर ली, और वो भी। उनकी नजरें पल्लवी पर टिकी हुई थी, जिसने सिर झुका रखा था। इतनी छोटी सी बच्ची से? उनकी आवाज में न केवल संदेह बल्कि गहरा अपमान भी था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बुआ जी, अब क्या करें? इश्क का भी कोई लॉजिक होता है क्या? रणवीर भैया तो बड़े ही रांझा निकले, लेकिन इस बार किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की थी। शकुंतला, वसुंधरा देवी की कड़क आवाज ने एक बार फिर से माहौल को और भी गंभीर कर दिया था। तुम बताओ, क्या ये लड़की इस घर की जिम्मेदारी निभाने के लायक है? शकुंतला जी की नजरें संकोच और असमंजस से झूल रही थीं। उन्होंने पल्लवी की ओर देखा, जो भी चुपचाप खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार पल्लवी ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने सिर उठाया और धीरे लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा, शादी उम्र से नहीं, समझ और हिम्मत से निभाई जाती है बुआ जी।
कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया था। सिद्धार्थ माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माहौल को देखकर लग रहा था कि अब यह तूफान और जोर पकड़ने वाला था। कमरे में एक अजीब सा तनाव भरी चुप्पी थी। पल्लवी की बात सुनकर वसुंधरा देवी ने गहरी नजरों उस पर टिका दी थी। उनके चेहरे पर हल्की उपेक्षा और अविश्वास झलक रहा था। अच्छा, शादी उम्र से नहीं समझ से निभाई जाती है। उन्होंने एक मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, तो बताओ लड़की, तुमने कौन सी बड़ी दुनिया देख ली है जो कि हमें ज्ञान दे रही हो। शकुंतला जी ने सांस खींची। उन्होंने पल्लवी को इशारे से शांत रहने को कहा, लेकिन पल्लवी ने अब अपनी जगह से हटने का इरादा नहीं किया था। बुआ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। पल्लवी ने धीरे लेकिन आत्मविश्वास से कहा, मैं गरीब हूँ, कम उम्र की हूँ, मेरे पास इस हवेली के शानो शौकत जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान है और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वसुंधरा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। आत्मसम्मान से घर नहीं चलते लड़की, ये हवेली परंपराओं से चलती है, जिम्मेदारियों से चलती है। क्या तुम इन जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो? मैं सीख लूंगी, पल्लवी ने बेझिझक कहा। सीख लोगी? वसुंधरा देवी ने ठहाका लगाया। तो क्या रणवीर तुम्हें सिखाने के लिए शादी करके ले आया है या फिर कोई और मजबूरी थी? कमरे में माहौल अचानक और भारी हो गया था। सिद्धार्थ, जो अब तक हल्के फुल्के अंदाज में माहौल को संभालने की कोशिश कर रहा था, अब गंभीर हो गया था। बुआ जी, जरा धीरे, आप जो कह रही हैं वो बहुत भारी इल्ज़ाम भी हो सकता है। इल्ज़ाम? वसुंधरा देवी ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि एक खानदानी लड़का जो हमेशा सोच समझकर फैसले लेता था, उसने बिना किसी वजह के शादी कर ली? शकुंतला जी ने हिम्मत करके कहा, दीदी, रणवीर ने जो किया सोच समझकर किया होगा, तो उसे खुदा कर सफाई देनी चाहिए। वसुंधरा देवी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं मान सकती कि रणवीर जैसा लड़का एक आम अनजान और एक गरीब लड़की से शादी कर ले और हमें बताए तक नहीं। पल्लवी ने गहरी सांस ली। बुआ जी, मैं कहाँ से आई हूँ, इससे ज्यादा अहम यह है कि मैं इस घर में क्यों आई हूँ। मैंने रणवीर से शादी की है, चोरी छुपे नहीं, बल्कि पूरे 7 फेरे लेकर, पूरे रीति रिवाज से। और हाँ, मुझे अपनी जड़ों पर गर्व है। गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही ये तय करता है कि कौन किसके लायक है। पल्लवी की बातों ने पूरे हॉल में सन्नाटा भर दिया था। वसुंधरा जी ने घूरकर पवित्रा को देखा। बहुत तेज चलती है ये लड़की, तेरी तरह ही जहर घोलने में माहिर है। पवित्रा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दिलचस्पी झलक रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी इतनी बेबाकी से जवाब देगी। ए लड़की, तो तू ये समझ बैठी है कि तेरी इस जुबानबाजी से मैं तुझे इस खानदान की बहू मान लूंगी? वसुंधरा जी ने तीखे लहजे में कहा। नहीं बुआ जी, पल्लवी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे किसी को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं रणवीर की पत्नी हूँ और यही सच है। आप मुझे अपनाएं या नहीं, इससे मेरे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वसुंधरा जी एक पल के लिए चुप रहीं। उनके चेहरे पर हल्की खींच और हैरानी थी। तभी अचानक दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। सबकी नजरें उधर घूम गई थी। रणवीर अंदर आ चुका था। उसने आते ही झुककर बुआ जी के पैर छुए। वसुंधरा जी ने अनमने मन से आशीर्वाद देते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ रणवीर? रणवीर ने धीरे से सिर उठाया और बुआ जी की आंखों में देखा। उनका सवाल उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था, लेकिन आज वो टालने के मूड में नहीं था। आप वही सुन रही हैं जो सच है बुआ जी, रणवीर ने सख्त आवाज में कहा। पल्लवी मेरी पत्नी है और मैं इसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं समझता। वसुंधरा जी ने एक तीखी नजर रणवीर पर डाली। तू ही बता रणवीर, ये तमाशा क्या है? तेरा खानदान, तेरा नाम, तेरी इज्जत, इन सबको दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? और अगर तुझे शादी करनी ही थी तो किसी खानदानी और हम उम्र लड़की के साथ करता। एक छोटी लड़की से शादी करने की कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? रणवीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ना कोई झिझक थी, ना कोई पछतावा। उसने सीधे वसुंधरा जी की आंखों में देखा और ठहरते हुए कहा, बुआ जी, इज्जत खानदान के नाम से नहीं, इंसान के किरदार से बनती है। और जहाँ तक मजबूरी की बात है, मैंने पल्लवी से शादी किसी मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से की है। पल्लवी ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य था। यह वही रणवीर था जो अब तक अपने रिश्ते को लेकर चुप था, लेकिन आज वह सबके सामने खड़ा था, बिना किसी डर के। वसुंधरा जी का चेहरा सख्त हो गया था। तुझे लगता है कि ये सब बातें कहने भर से लोग तुझे और तेरी शादी को मान लेंगे? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। शादी खानदानों से होती है, सोच से होती है, बराबरी से होती है, और तूने एक ऐसी लड़की से अपना नाम जोड़ा है जो न हमारी हैसियत की है और न हमारी दुनिया की। रणवीर ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पल्लवी के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में न कोई झिझक थी और न कोई असमंजस। फिर उसने पल्लवी का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत और विश्वास से भरी हुई थी। बुआ जी, ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, ये मेरे जीवन का सच है, रणवीर ने पूरी गंभीरता से कहा, और मैं इसे हर हाल में निभाने के लिए तैयार हूँ। पल्लवी ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था, रणवीर का उसके साथ खड़ा होना बिना किसी हिचकिचाहट के। रणवीर की पकड़ पल्लवी के हाथ पर और भी मजबूत हो गई थी। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, बुआ जी, बराबरी दिलों से होती है, औकात से नहीं। और अगर मेरी शादी से आपको इतनी ही परेशानी है तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब इंसान किसी चीज को देखने से इनकार कर दे तो लाख दलीलें भी बेकार होती हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वसुंधरा जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी अब भी थी, लेकिन उसके पीछे एक हल्की चिंता भी झलक रही थी। ठीक है रणवीर, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुझे यही लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखना, इस घर में इस लड़की को अपनाने के लिए हर किसी को मनाना तुम्हारा काम होगा, किसी और का नहीं। रणवीर कोई जवाब देता उससे पहले ही पल्लवी ने अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम आगे बढ़कर वसुंधरा जी की आंखों में देखा। मुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं बुआ जी। पल्लवी का लहजा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं रणवीर की पत्नी हूँ
और अगर इस घर में मुझे अपनी जगह बनानी है तो वो मैं खुद बनाऊंगी, किसी की मेहरबानी से नहीं। रणवीर की नजरें पल्लवी पर आ गई थी। फिर उसने गहरी सांस ली। बुआ जी, पल्लवी मेरी पत्नी है और इस रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और इतना कहकर वह पल्लवी का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में ले आया था। वसुंधरा जी की आंखों में हल्की झल्लाहट थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी, मानो उन्हें रणवीर के इस आत्मविश्वास की उम्मीद नहीं थी। पल्लवी के जवाब ने भी उन्हें चौंका दिया था। उनके पीछे खड़ी पवित्रा ने हल्के से सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराई, मानो ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। सिद्धार्थ जब तक माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार अपनी जगह से उठा और हवा में हाथ फैलाते हुए बोला, वाह भाई, इतनी ड्रामेटिक शादी तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बुआ जी, अब तो आप भी आ गई हैं। अब तो हमें ग्रैंड रिसेप्शन प्लान कर लेना चाहिए। इस बहाने भाई की शादी के बारे में सबको पता चल जाएगा। शकुंतला जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन सिद्धार्थ की बात पर कई नौकर और बाकी घर के लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। रणवीर और पल्लवी भी सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में चले गए थे। उनके जाते ही वसुंधरा देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर पलटकर शकुंतला जी की ओर देखा। शकुंतला, ये लड़की इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं लगती। देखते हैं इस घर में टिकने में कितना वक्त लगता है। पवित्रा ने खिलखियां सी दबाते हुए कहा। बुआ जी, जब आग और पानी टकराते हैं तो या तो एक दूसरे में घुल जाते हैं या फिर तबाही मचा देते हैं। अब देखना यह है कि पल्लवी किस तरफ जाती है। रणवीर ने पल्लवी को कमरे में लाते ही उसे दीवार से लगा दिया था। क्या जरूरत थी बुआ जी से इस तरह बात करने की? वह घर की बड़ी हैं। पल्लवी ने मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए कहा। बुआ जी मुझे बच्ची कह रही थी, जबकि मैं पूरे 18 साल की हूँ। रणवीर ने हल्का सा झुंझलाते हुए कहा। तो क्या तुम बच्ची नहीं हो? तुम मुझसे पूरे 11 साल छोटी हो। पल्लवी ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा। अच्छा, तो इसका मतलब आप ही मुझे बच्ची कहकर बुलाएंगे? रणवीर ने थोड़ा झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद कहना चाहिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम अभी भी नादान हो। पल्लवी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा। वाह, शादी करने से पहले तो किसी को मेरी उम्र याद नहीं आई और अब अचानक मैं छोटी बच्ची हो गई हूँ। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है पल्लवी ने शरारती अंदाज में कहा। और तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है रणवीर उसके इस बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए थे। पल्लवी ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा। देखो, मुझे बुआ जी की बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन जब कोई बार बार कहता है कि मैं बच्ची हूँ तो मुझे अजीब लगता है। मैं जानती हूँ कि यह शादी अचानक हुई, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ रणवीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा। शादी कोई खेल नहीं पल्लवी, इसे समझने में समय लगता है और तुम अभी भी हर बात पर बहस करने से बाज नहीं आ रही हो। पवित्रा भाभी तक तो भी ठीक था, लेकिन माँ और बुआ के सामने तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए था। हर बात पर बदतमीजी अच्छी नहीं होती। पल्लवी ने धीरे से हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम अभी मुझे डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रणवीर ने थोड़ा करीब झुकते हुए हल्की आवाज में कहा। क्योंकि तुम मौका देती हो। पल्लवी की सांसें हल्की सी तेज हो गई थी। रणवीर की नजदीकी और उसकी गहरी आवाज का असर था या कमरे की हल्की ठंडक, उसे कुछ समझ नहीं आया था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। बाहर तेज बारिश हो गई थी और बिजली की कड़कती आवाज ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। पल्लवी की सांसें हल्की सी तेज हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जब बिजली का जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी तो वह घबराकर बिना सोचे समझे रणवीर के गले से लिपट गई थी। उसकी उंगलियां रणवीर की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे उसने छोड़ा तो वह गिर जाएगी। रणवीर पहले तो अचानक हुए इस स्पर्श से सख्त हो गया था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि पल्लवी हल्का सा कांप रही थी तो उसका गुस्सा एक पल के लिए गायब हो गया था। वह कुछ कहता उससे पहले ही पल्लवी की कांपती हुई आवाज आई। पल्लवी ने डरे हुए धीमे लहजे में कहा। ये बंद क्यों नहीं होती? रणवीर ने हल्का सा सिर झुकाया और देखा। उसकी सांसें तेज थी, आंखें कसकर बंद की हुई थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रणवीर ने धीमी आवाज में फिक्रमंद होकर कहा। पल्लवी ने उसकी शर्ट को और कसकर पकड़ते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा। प्लीज इसे रोक दो, इसे बंद कर दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। रणवीर को पहली बार एहसास हुआ कि कोई मामूली डर नहीं था। वह पैनिक कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह खुद को उसके पास और सिमटाती जा रही थी। रणवीर ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। पल्लवी मेरी तरफ देखो। लेकिन पल्लवी ने आंखें बंद रखी हुई थी। उसके शरीर की हल्की सी कपकपाहट महसूस करते हुए रणवीर का ध्यान अब पूरी तरह से उसकी घबराहट पर था। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे, लेकिन पल्लवी ने खुद को उससे और भी सटा लिया था। पल्लवी ने गहरी सांस लेते हुए टूटी आवाज में कहा। मत छोड़ना। रणवीर की उंगलियां थोड़ी कस गई थी, जैसे पल्लवी की इस बेबसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की से उसे चिढ़ ज्यादा होनी चाहिए थी या उसकी यह मासूमियत उसे और भी परेशान कर रही थी। रणवीर ने धीमी लेकिन ठहरी आवाज में कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा पल्लवी, बस शांत हो जाओ। बिजली की एक और तेज कड़कड़ाहट ने पल्लवी को और भी झकझोर दिया था और उसने अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए दोनों बाहें रणवीर के गले में लपेट दी थी। अब वह पूरी तरह से उसे सटी हुई थी। रणवीर को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसके हल्के से कांपते होंठ उसकी कॉलर बोन के पास थे। रणवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस ली। रणवीर ने धीमी आवाज में खुद को काबू रखते हुए कहा। पल्लवी सुनो, अगर तुमने मुझे इतना कसकर पकड़ा तो मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पल्लवी ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उसकी हथेलियां अभी रणवीर की पीठ पर थीं। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। रणवीर ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथ में लिया और हल्के से दबाया। रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। तुम इतना क्यों डरती हो? बिजली से लड़ाई करते मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें अभी भारी थीं। रणवीर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से छूकर उसका चेहरा ऊपर किया, लेकिन वह अभी आंखें बंद किए हुए थी। उसे इतने घबराते हुए देखकर रणवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने अपनी हल्की मुस्कान को दबाते हुए धीमी फुसफुसाहट में कहा। क्या तुम सच में इतना डर रही हो या बस मुझे यूँ पकड़ने का बहाना चाहिए था तुम्हें? पल्लवी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कुछ और भी, एक अलग सी जिद, एक उलझन और कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। रणवीर ने हल्के से उसके चेहरे पर पड़ी बालों की एक लट को हटाया
पल्लवी ने अभी अपनी सांसें रोकी हुई थी। उसकी आंखें रणवीर की आंखों से मिली और अगले ही पल बिजली फिर से कड़की। इस बार पल्लवी का पूरा शरीर हल्का सा झटका खा गया था और उसने रणवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। रणवीर की उंगलियां उसकी कमर पर टिक गई थीं। वह उसे कसकर पकड़े खड़ा हुआ था। उसकी गर्म सांसें पल्लवी के कानों के पास महसूस हो रही थीं। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और उन दोनों की धड़कनों की। रणवीर ने धीमी आवाज़ में उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, पल्लवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि। और तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पल्लवी ने झटके से अपनी आंखें खोली और रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए सिर घुमाया। बाहर सिद्धार्थ की आवाज़ आई, भैया जल्दी बाहर आइए। पल्लवी ने रणवीर की शर्ट को और कसकर पकड़ लिया था और रणवीर की आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था। आखिर बाहर ऐसा क्या था जो सिद्धार्थ इतनी हड़बड़ी में था, और क्या पल्लवी और रणवीर के बीच ये बढ़ती नज़दीकियाँ कुछ बदलने वाली थी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।